हेलो दोस्तों, आप सबका मैं अंजनी तिवारी फ्यूचर विल 247 पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने साइंस का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में अच्छे से समझा है और एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जाना है। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही उम्मीद रहेगी, आप सबसे यही आशा रहेगी कि आप सब आज का इस सेशन भी पसंद करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए, आज चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि प्राकृतिक रबर क्या है। प्राकृतिक रबर का प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। यानी अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है तो आपको याद रखना है आइसोप्रीन। ये बात जब मैंने आपसे बात किया था सेकेंड लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्राकृतिक रबर होता है, प्राकृतिक रबर क्या होता है, प्राकृतिक रेशा होता है। क्या होता है? प्राकृतिक रेशा होता है, जो जिसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसे हम लोग और क्या कहते हैं, लैटेक्स। क्या कहते हैं? लैटेक्स। यानी जो लैटेक्स होता है ये किससे बना होता है? जो संश्लेषित मटेरियल होता है किसका? पादपों का। अब आपने देखा होगा, जैसे पीपल के पत्ते को आप तोड़ो तो उसमें से वाइट कलर का दूध निकलता हुआ समझ में आता है, दूध या लिक्विड समझ में आता है। आप इवन पपीते के पत्ते को तोड़ो तो यानी जब आप पत्ते को तोड़ते हो तो उसमें एक सफ़ेद रंग का जो दूधिया पदार्थ आता है, वो दूधिया पदार्थ क्या होता है? आपका लैटेक्स होता है। वो दूधिया पदार्थ आपका क्या होता है? लैटेक्स। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो भाई वो किसका है? लैटेक्स का। और उस लैटेक्स में क्या पाया जाता है? आइसोप्रीन। क्या पाया जाता है? आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का मटेरियल होता है जो किसमें पाया जा रहा है? प्राकृतिक रबर में। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपसे याद रखना है कि स्टाइरीन, एथिलीन, ब्यूटाडाइन ये क्या किसमें होते हैं? ये होते हैं सामान्यतः आपके संश्लेषित रेशे में। यानी ये किसके भाग होते हैं? संश्लेषित रेशे के। ये भी और ये दोनों भी किसके भाग होते हैं? संश्लेषित रेशे के। तो जो संश्लेषित रेशा है उसमें क्या क्या पाया जाता है? ब्यूटाडाइन, एथाइलिन और स्टाइरिन। लेकिन जो आइसोप्रीन है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्राकृतिक रबर में। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है। यानी प्राकृतिक कच्चा माल, यानी जो प्राकृतिक कच्चा माल होता है उससे बनाया जाता है। तो बेटा आपको याद रखना है रेयान, पॉलिएस्टर, पॉलिस्टीरीन, ये तीनों क्या किससे बनाए जाते हैं? संश्लेषित हाइड्रोकार्बन। किससे बनाए जाते हैं? संश्लेषित हाइड्रोकार्बन। अब ये जो संश्लेषित हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। कौन? रेयान, पॉलिएस्टर, पॉलीस्टाइरीन। लेकिन जो नायलॉन होता है ये किससे बनाया जाता है? आपके प्राकृतिक रेशे से। तो यही से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से तैयार किया जाता है या कच्चे माल से बनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका? डी, नायलॉन। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि नायलॉन के दो रूप आपको ध्यान देने हैं। एक नायलॉन का N16 याद रखना है, दूसरा N66 याद रखना है। जो 16 है ये किससे बनाया जाता है? प्राकृतिक कच्चे रेशे से या प्राकृतिक कच्चे माल से। लेकिन जब हम बात करते हैं नायलॉन 66 की तो ये किससे बनाया जाता है? तो ये जरूर याद रखिएगा, ये किससे बनाया जाता है? संश्लेषित कच्चे माल से। यानी अगर संश्लेषित कच्चे माल की बात की जाए तो उससे कौन क्या बनाया जाता है? नायलॉन 66। लेकिन अगर प्राकृतिक कच्चे माल की बात की जाए तो इससे क्या बनाया जाता है? नायलॉन 16। अब अगर यही नायलॉन बस लिखा है तो हमें यहाँ पे ऑप्शन चूज करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में रेयान के जगह पे हम लिख देते नायलॉन 1,6 और यहाँ नायलॉन की जगह पे 6,6, तब हमारा जो आंसर होता, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा हमने मेंशन कर दिया कि भाई ऐसी अवस्था बना दी, तब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि अगर ऐसी अवस्था आई तो हमें ये ऑप्शन चूज करना है। लेकिन अगर सिर्फ नायलॉन लिखा है, क्या लिखा है? केवल नायलॉन मेंशन है, तो हमें सिर्फ क्या आंसर चूज करना है? आंसर चूज करना है डी, यानी नायलॉन। ये बात क्लियर हो गई। मैंने आपसे अभी क्या बात किया कि अगर कच्चे पदार्थ की बात की जा रही कच्चे माल से और प्राकृतिक कच्चे माल से, तो वो क्या बनाया जाता है? नायलॉन बनाया जाता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि नायलॉन बनाई जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, नायलॉन क्या होता है, नायलॉन किससे बनाया जाता है, अमाइड से। किससे बनाया जाता है, एमाइड से। एमाइड क्या होते हैं बेटा, एमाइड कहने का मतलब क्या है कि अगर CO के साथ NH2 जुड़ा है, यानी एक तरीके से CO NH2 का हम क्या कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर प्रोटीन का कॉन्सेप्ट देखें तो प्रोटीन के कॉन्सेप्ट में आपको क्या देखने को मिलता है कि COOH और किससे जुड़ा होता है, NH2 से। अगर कोई कार्बन COOH और NH2 से जुड़ा है और बाद में यही COOH और NH2 आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है कि नायलॉन बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है, अमाइड से। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। तो आपको ये बात जरूर ध्यान देना ही है। अगर आपसे एथिलीन कहा जा रहा है तो एथिलीन से आपका क्या बनाया जाता है, पॉलीथीन बनाया जाता है। प्रोपिलीन से आपका क्या बनाया जाता है, बेकेलाइट बनाया जाता है। एस्टर से आपका क्या बनाया जाता है, एस्टर से आपका रेयान बनाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन वनस्पति फाइबर का आधार है। यानी अगर हम बात करें पादप रेशा, फाइबर यानी रेशा। अब कहा क्या जा रहा है, पादप रेशा का आधार। तो पादप रेशा, एक बात ध्यान दीजिएगा, वसा। वसा किस में पाया जाता है, वसे को, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा इसे अलग से पेज में करते हैं। जब हम बात करते हैं पादप रेशा, तो पादप रेशा किसका बना होता है, सेलुलोज का। अब अगर पूछा जाए सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे क्या है कि भाई जब ये सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है तो यही हमारा क्या है, पादप वसा है। तो आंसर तो हमें मिल गया कि भाई पहला ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है, कायिक निर्माण करता है। क्या करता है, कायिक निर्माण। यानी जो हमारे शरीर का कायिक निर्माण है, काया निर्माण होता है, वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। और साथ में ये और क्या करता है, टूट फूट का भराव। यानी जो हमारे चोट लगती है उस चोट को भरने का, यानी घाव को भरने का काम भी कौन करता है, प्रोटीन करता है। ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, वसा की तरफ। तो वसा क्या होता है, जंतु व पादप दोनों वसा होते हैं। वसा कहने का मतलब है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। और असंतृप्त को हम लोग क्या कहते हैं, तेल कहते हैं। एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, तेल मुख्यतः पादपों से मिलता है, लेकिन वसा किससे मिलता है, जंतु और पादप दोनों से। तो यहाँ से अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बात किया, मैंने बात किया कि निम्न में कौन वनस्पति फाइबर का आधार है, तो कौन है, सेलुलोज। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकॉल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है। तो याद रखिएगा, जब हम टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकॉल की बात कर रहे हैं, इसके साथ जैसे ही हम टेरेप्थालिक अम्ल को यूज करते हैं तो ये क्या बनाता है, बहुलक बनाता है। ये क्या बनाता है, पॉलीएस्टर कंडीशन में क्या बनाता है, पॉलीस्टेरिडीन बनाता है, और जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा कि अगर टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकॉल को आप मिक्सअप करते हैं किसके साथ, टेरेप्थालिक अम्ल के साथ, तो ये क्या बनाता है, संघनन बहुलक बनाता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। अब नाम से ही है कि नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। अब आप खुद ही बताओ ग्लिसरीन में क्या होता है, ग्लिसरीन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। ऐसे मैं लिख रहा हूं, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। अब नाइट्रो क्या होता है, नाइट्रो समूह होता है। अब जैसे ही नाइट्रो प्लस हाइड्रोकार्बन मिक्सअप हो गया तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब यहां से आपको
क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, यानी विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? नाइट्रो और हाइड्रोकार्बन का। यानी अगर नाइट्रो और हाइड्रोकार्बन आपस में मिलाया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा, जो यौगिक बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहेंगे विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? यानी अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कौन विस्फोटक नहीं है, कौन विस्फोट नहीं कराएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेशियम क्लोरेट है, इसका हम लोग किस में करते हैं? पहाड़ों, किसको? पहाड़ों या चट्टानों को तोड़ने के लिए। किसके लिए? पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ने के लिए। टीएनटी का भी प्रयोग पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ने के लिए, और टीएनजी का भी प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ने के लिए। अब टीएनटी क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटॉलुइन होता है, और टीएनजी क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। यानी अब ये तीनों क्या है? आपके विस्फोटक हैं। लेकिन जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, ये क्या नहीं होता? ये विस्फोटक नहीं होता। यानी यहाँ पे अब बस आपको एक बात याद रखनी है कि इनमें से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अब आपसे को एक बात ध्यान देना है कि अगर सिर्फ क्लोरोफॉर्म की बात की जाए, किसकी बात की जाए? तो क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से क्या बनाया जाता है? बेहोशी की दवा। क्या बनाई जाती है? बेहोशी की दवा। यानी जो बेहोशी की दवा होती है वो क्या होती है? क्लोरोफॉर्म होती है। अब आपने देखा होगा कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, आर्टिकल आ जाता है कि लुटेरों ने चलती हुई ट्रेन में 2 लोगों को लूटा, या लुटेरों ने बेहोशी की दवा सुंघाकर इनको लूटा। तो ये जो कहने का मतलब है, वो बेहोशी की दवा क्या होती है? क्लोरोफॉर्म होती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को और क्या कहा जाता है? निश्चेतक। यानी जो चेतना होता है उसको निष्क्रिय करने वाला। क्या करने वाला? चेतना को निष्क्रिय करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? निश्चेतक। तो इसीलिए कभी आपसे पूछ ले कि निश्चेतक कौन होता है, तो ये आपको याद रखना है, क्लोरोफॉर्म हमारा क्या होता है? निश्चेतक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप इसकी बात करते हो ना, तो दिमाग में आपको बैठा लेना है कि अल्फ्रेड नोबेल ने क्या बनाया था? विस्फोटक बनाया था। और वो विस्फोटक कौन था? डायनामाइट। यानी अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? डायनामाइट बनाया था। और डायनामाइट का प्रकृति क्या है? विस्फोटक। यानी ये इसका यूज किस में किया जाता है? विस्फोटक पदार्थ बनाने में। और इन्हीं की डायनामाइट की सहायता से क्या किया जाता है? बड़े बड़े चट्टानों को बिखरा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब चट्टानों को तोड़ा जाता है तो बीच में जो होल होते हैं, उस होल में एक विशेष प्रकार का विस्फोटक डाल दिया जाता है और माचिस लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो क्या करता है? विस्फोट करता है। विस्फोट करके वो कई टुकड़ों में टूट जाता है। तो यहाँ से आपको बस ये याद रखना है कि जो डायनामाइट है, इसका निर्माण या इसका आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही हम क्या सुनते हैं? नोबेल पुरस्कार सुनते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अब थोड़ा सा यहाँ हम बात करते हैं, जब भी हम बात करेंगे विलियम हार्वे की, तो इन्होंने क्या बताया था? रक्त परिसंचरण। इन्होंने क्या बताया था? रक्त परिसंचरण। यानी जो हमारे शरीर में खून है, उसका जो प्रवाह होता है, एक भाग से दूसरे भाग तक जानता है, तो इसको करने का काम किसने किया था? विलियम हार्वे ने। लुई पास्चर ने, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जीवाणु और जीवन की उत्पत्ति पर, जीवाणु व जीवन की उत्पत्ति पर कार्य किया था। यानी जो जीवन की उत्पत्ति है, इसके लिए इन्होंने क्या किया था? काम किया था लुई पास्चर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एडवर्ड जेनर। अब ये 2 साइंटिस्ट आपको जरूर याद रखने हैं कि जब भी आपसे बात किया जाए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन यानी टीका, इसके बारे में बात किया था। ये बात क्लियर। अब कभी पूछ लिया जाए कि एडवर्ड जेनर ने कौन से टीका की खोज किया था, तो आपको याद रखना है काउपॉक्स, यानी गाय
से एक बीमारी होती थी, उस बीमारी का टीका इन्होंने खोजा था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बायोडीजल बनाने में, किसमें? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में पूछा क्या जा रहा है कि किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि बायोडीजल किससे बनाया जाता है? रतन जोत। अब रतन जोत का जब भी हम नाम सुनते हैं तो आपको याद रखना है रतन जोत का दूसरा नाम क्या होता है? जेट्रोफा। क्या होता है? जेट्रोफा। यानी जो रतन जोत होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेट्रोफा कहते हैं। अब इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? बायोडीजल बनाने में। यानी जो बायोडीजल होता है इसका निर्माण हम लोग किससे करते हैं? रतन जोत यानी जेट्रोफा से। ये बात क्लियर? अब अगर आपसे पूछा जाए गन्ने से क्या बनाया जाता है, तो गन्ने से भाई आपको पता है ना, चीनी बनाई जाती है। सफ़ेद मूसली इससे औषध बनाई जाती है। सनाय, सनाय से रेशा बनाया जाता है, जिसे हम लोग गांव की भाषा में सनई बोलते हैं। तो इससे क्या बनाया जाता है? रेशा बनाया जाता है। सफ़ेद मूसली से दवा बनाई जाती है। गन्ने से हमें क्या बनाया जाता है? चीनी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, यानी आत्महत्या की थैली। तो आपको एक बात ध्यान देना है, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। अब इसमें एक एंजाइम होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोजाइम। क्या कहते हैं? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम की वजह से क्या होता है? जल अपघटन होता है, या जल विघटन कह लीजिए। जल विघटन होता है, और जल विघटन होने के कारण कोशिका क्या कर जाती है? मर जाती है। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन से कोशिकाओं के या कौन से कोशिकांग को कोशिकाओं का आत्महत्या थैली कहा जाता है या आत्मघाती बैग कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। तो यहां से आपका आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन यानी ए। ये बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसको कोशिका यानी सेल का पावर प्लांट, अगर आपसे बात की जाए पावर प्लांट के बारे में, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर हम गाल्जी काय की बात कर लें, पहले गाल्जी काय की बात करते हैं। गाल्जी काय को क्या कहा जाता है कि भाई ये क्या करता है? हमारे शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड का निर्माण कराता है। क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन व लिपिड। जब हम बात करते हैं राइबोसोम, किसकी बात करते हैं? राइबोसोम। ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। जब हम लाइसोसोम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लाइसोसोम। तो ये क्या होता है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, जिसे हम लोग और क्या इंग्लिश में क्या कह सकते हो आप? सुसाइडल बैग। यानी ये सुसाइडल बैग होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह। क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह। अब कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा जाए ऊर्जा किस में बदलती है, तो यहाँ पे एटीपी किस में टूटता है? एडीपी और फास्फेट में, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऊर्जा निर्माण होता है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? सेकेंड वन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो याद रखिएगा कि जब हम भी एक कोशिका के अलावा, अगर हम केंद्रक के अलावा डीएनए की बात करते हैं, तो केंद्रक के अलावा डीएनए और किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब यहाँ पे देखिए, अंतःप्रदब्बी जालिका, यानी इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी पर क्या होता है? जब
राइबोसोम उपस्थित रहता है तो अब उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदुरा प्रदब्बी जालिका बोलते हैं। जब राइबोसोम अनुपस्थित रहता है तब इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसे क्या कर सकते हो आप, मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दूसरा क्या है आपका, गोल्गी बॉडी, क्या है, गोल्गी बॉडी। तीसरा आपका क्या होता है, लाइसोसोम, क्या है, लाइसोसोम। और चौथा आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को अभी मैंने आपसे क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एटीपी टूटता है, किसमें टूटता है, एडीपी और फॉस्फेट में, और ये क्या उत्पन्न कराता है, ऊर्जा उत्पन्न कराता है। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो आंसर क्या होगा आपका, D1 यानी माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर कभी माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अगर कोई पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ये और किसमें पाया जाता है, लवक में। किसमें पाया जाता है, लवक में। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि डीएनए की प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो डीएनए की प्रोटीन को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहा जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। अब आपको ये जरूर ध्यान देना है कि गैर एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन, यानी जिसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन उपस्थित होता है उसे एल्ब्यूमिनस कहते हैं, जिसमें नहीं होता उसे गैर एल्ब्यूमिनस कहते हैं। अब ये एल्ब्यूमिन और गैर एल्ब्यूमिन किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें पाया जाता है, ये दोनों बीज में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, बीज में। यानी जो बीज में पाया जाता है वो क्या होता है, एल्ब्यूमिन। अब गैर हिस्टोन यानी हिस्टोन प्रोटीन ना पाया जाए, तो ये क्या है कि अब अगर आपसे डीएनए के बारे में पूछ रहा है, डीएनए की मूल प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है, तो वो कौन सा होगा, हिस्टोन होगा। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड वन, यानी हिस्टोन प्रोटीन। ये बात क्लियर है। अब जैसे ही ये बात आपको क्लियर हो जाती है, फिर आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, यानी आरएनए सबसे पहला कार्य क्या करता है। तो आरएनए में पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, एस आरएनए, आर आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। एस का मतलब क्या है, सिंथेसिस, निकालना, निर्माण करना। आर का मतलब है राइबोसोमल, एम का मतलब है मैसेंजर और टी का मतलब है ट्रांसफर। तो भाई जब तक बनाएगा नहीं तो करेगा क्या, भाई जब बनेगा तभी तो मैसेज ले जाएगा, जब मैसेज ले जाएगा तभी तो ट्रांसफर होगा। ये सारी चीजें के लिए अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य है, यानी आरएनए सबसे पहला काम कौन सा करता है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है, हरित लवक। कौन करता है, हरित लवक। अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रोटीन संश्लेषण, तो ये कौन करता है, राइबोसोम। कौन करता है, राइबोसोम करता है। अनुवाद करना यानी ट्रांसलेशन, क्या है, ट्रांसलेशन, अनुवाद करना, यानी ये काम किसका है, टीआरएनए का। लेकिन जो प्रतिकृति बनाना, यानी प्रतिकृति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकॉपी, यानी जेरोक्स, फोटोस्टेट, जो कंडीशन है ये कौन बनाएगा, आरएनए। तो अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिकृति निर्माण किसका काम है, तो ये किसका काम होता है, आरएनए का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन। यानी अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है तो वो क्या होता है, प्रतिकृति बनाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा जा रहा है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, यानी जीन कहां पाए जाते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जीन क्या होते हैं, आनुवांशिक कूट होते हैं। क्या होते हैं, आनुवांशिक सूक्ष्म यूनिट होते हैं या सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, जो कहां पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं गुणसूत्रों में। कहां पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में। अब जो गुणसूत्र होते हैं, अगर हम मनुष्य के गुणसूत्र की बात कर लें
किसके गुणसूत्र की बात कर रहे हैं? मनुष्य के। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी या 46। 23 जोड़ी या 46। अब ये जो मनुष्य में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं ना, तो ये किसमें पाए जा रहे हैं कि भाई इसमें क्या है कि ये जो हमारे आनुवांशिक गुण हैं, जो माता पिता से आने वाले गुण हैं, वो संतानों में स्थानांतरित करने का काम कौन कर देते हैं? जीन कर देते हैं। तो अब यहां से पूछा क्या जा रहा है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो भाई केंद्रीय झिल्ली, यानी कि जो केंद्रीय झिल्ली है, पहले अगर इसकी बात कर लें तो केंद्रीय झिल्ली यानी जो केंद्र की यानी नाभिक की जो झिल्ली होती है उसे कहा जाता है कोशिका कला। कोशिका कला किसे कहते हैं हम लोग? सेल वॉल को। किसको कहते हैं? सेल वॉल को। लाइसोसोम तो आप जान ही रहे हो कि लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। सेल वॉल को हम लोग क्या कहते हैं? आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी सेल का सबसे बाहरी लेयर, जैसे जिसे आप क्या कह सकते हो? बॉर्डर। केंद्रीय झिल्ली आप किसे कह सकते हो? न्यूक्लियस की झिल्ली, यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। और गुणसूत्र आपको पता है आनुवांशिक पदार्थ। अब आनुवांशिक पदार्थ है और आनुवांशिक पदार्थ का ही तो हमें बात करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा भी क्या गया है कि आनुवांशिक यूनिट, यानी आनुवांशिक पदार्थ के पास की यूनिट ही होगी। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या है? हमारा गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्र किसमें पाया जाएगा? ये जीन किसमें पाया जाएगा? गुणसूत्रों में। ये बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर डीएनए है तो डीएनए के लिए बस आपको कौन, चलिए छोड़िए, यहाँ पे इसे ऐसे ही बताते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सर्वप्रथम जो डीएनए का संश्लेषण किया था वो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से किसने किया था? खुराना ने। मिलर ने क्या किया था? स्टैनले मिलर का एक एक्सपेरिमेंट है जो किसके लिए है? एक तरीके से आप कह सकते हो इवोल्यूशन के लिए। ह्यूगो ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पे है? वो उत्परिवर्तन पे ही है। और केल्विन का जो संबंध है वो किससे है? ताप से है। वो यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जा रहा है कि डीएनए का, तो ये किसने किया था? खुराना ने। अगर आपसे खुराना के अलावा बात किया जाए तो किसने किया था? कॉर्नबर्न ने। किसने किया था? कॉर्नबर्न ने। कॉर्नबर्न ने क्या किया था? डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था। लेकिन अगर जीन संश्लेषण नाम से आएगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसने किया था? खुराना ने। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? यानी जो हमारा आनुवांशिक लक्षण है इसका नियंत्रण कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि डीएनए। डीएनए क्या करता है कि जो जीव में होते हैं इनमें जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इसको कंट्रोल करने का, इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इसको कंट्रोल और नियंत्रित करने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। आरएनए क्या करता है? इसमें सहायक होता है। आरएनए इसको सहयोग करता है। एंजाइम क्या करता है? पदार्थों के सरलीकरण में, यानी जो भी रासायनिक पदार्थ है उनको सरल करने में यानी तोड़ने में सहायक होता है। खासकर ये भोजन को तोड़ने का प्रयास करता है। एंजाइम के बाद हमारा क्या आता है? हार्मोन। हार्मोन क्या आता है? ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शारीरिक संरचना निर्माण में, वृद्धि में, इन सब में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होगा? तो आंसर क्या होगा हमारा? सी, यानी डीएनए। डीएनए क्या होगा? आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? यानी ये कह रहा है कि कौन सी एक विशेषता नहीं होती, यानी बाकी सब तो होते हैं। अब भाई कह रहा है डीएनए या आरएनए की मौजूदगी। तो भाई आपको ये एक बात याद रखनी है, विषाणुओं का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? डीएनए या आरएनए। यानी डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। तो भाई यहाँ पे या वर्ड लगा है ना, तो या वर्ड से आपको याद रखना है कि ये बात क्या होगी? इसकी सही होगी। दूसरा कह रहा है परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, यानी जब ये शरीर के बाहर होते हैं। कहाँ होते हैं? शरीर के बाहर। तो ये क्या होते हैं? मृत होते हैं। ये क्या होते हैं? मृत। और जैसे ही ये शरीर के अंदर आते हैं,
तो ये क्या हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा जो विषाणु है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। क्या कहते हैं, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। यानी जो सजीव और निर्जीव है इनके बीच की कड़ी क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, विषाणु। तो अब यहाँ पे ये बात भी क्या है, सही हो रही है। अब तीसरी बात, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, यानी ये स्वभाव से पूरी तरह परजीवी है। क्यों, क्योंकि ये शरीर के बाहर क्या है, मृत। जब तक ये जीवित कहाँ होंगे, जब तक ये शरीर के अंदर ना आए। यानी ये जब तक अंदर ना आएंगे तब तक ये क्या रहेंगे, मृत रहेंगे। तो ये पूरी तरह क्या होंगे, परजीवी होंगे। तो यहां से ये तीसरी बात भी क्या हो गई, सही हो गई। अब कहा जा रहा है चौथी बात, कोशिका भित्त की मौजूदगी, यानी जो सेल वॉल है इसकी मौजूदगी। तो एक बात आपको याद रखना है कि जो विषाणु है, विषाणु में कोशिका भित्त क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये कोशिका भित्त इनमें नहीं पाया जाता। तो यहां से ये बात क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो अब यहां ये पूछा क्या जा रहा है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती, यानी होती है ये तो नहीं पूछा जा रहा है, क्या हो पूछा जा रहा है, नहीं होती। होती तो ये तीन विशेषताएं हैं, नहीं कौन होती है, यही। तो यहां से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, डी, यानी फोर्थ वन। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विषाणुओं में होता है, यानी विषाणुओं का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है। अभी इसके पहले ही वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया, आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया कि डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, यानी विषाणुओं में क्या होता है, डीएनए या तो आरएनए। अब इसी को इस क्वेश्चन पे जब आप देखते हैं कि विषाणुओं में होता है तो केवल डीएनए, ये बात गलत होती है। केवल आरएनए, ये बात गलत होती है। ना तो डीएनए ना ही आरएनए, ये भी तो गलत है, क्योंकि भाई आनुवांशिक पदार्थ के बिना कोई जीवधारी हो ही नहीं सकता। या तो आरएनए या तो डीएनए, ये बात क्या है आपका, सही। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हो तो विषाणुओं में होता है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, या तो डीएनए या तो आरएनए। ये बात क्लियर हो गई। अभी तक हमने आपसे जितने भी क्वेश्चन के बारे में बात किया, मैंने आपसे उसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया। चलिए मैं फिर से एक बार फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, देखता हूं कि भाई आप सब जहां से एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे हो या जहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही हो तो उसे आप देख सकते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो मैंने आपको बता दिया था आइसोप्रीन। जब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि निम्नलिखित में द्रव्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था नायलॉन। मैंने एक बात और आपको बताई थी कि अगर नायलॉन 116 है तो ये क्या होगा, प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाएगा, लेकिन नायलॉन 66 होगा तो ये किससे बनाया जाएगा, संश्लेषित कच्चे माल से। मैंने और तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या बात किया था, नायलॉन बनाई जाती है, तो मैंने बताया था पॉलीएमाइड से, यानी पॉलीएमाइड से क्या बनाया जाता है, नायलॉन बनाया जाता है। चौथे क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या बात किया था कि निम्नलिखित में कौन वनस्पति फाइबर का आधार है, तो मैंने आपको आंसर बताया था सेलुलोज। यानी सेलुलोज जो होता है वो क्या होता है, ये पादप फाइबर होता है, पादप रेशा होता है। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या बात किया था कि टेरलिन, एथिलीन, ग्लाइकॉल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है, तो मैंने आपको बताया था टेरेप्थालिक अम्ल, यानी टेरेप्थालिक अम्ल क्या होता है, संघनन बहुलक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखा था हमने क्या कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक नाइट्रो हाइड्रोकार्बन। मैंने आपसे बताया था कि अगर नाइट्रो वर्ड लगा है तो जहां पे नाइट्रो वर्ड आपको मिल जाए वहां पहले आप चूज कर लेना, अगर उसके साथ अगर हाइड्रोकार्बन है तो वो आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या बात किया था, निम्नलिखित में कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, तो कौन सा विस्फोटक नहीं है, ट्राई नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है। भाई आपको एक बात याद रखना था, मैंने आपको बताया था पोटेशियम क्लोरेट, टीएनटी और टीएनजी। टीएनटी का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, और टीएनजी का मैंने आपको बताया था ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, मैंने आपको आंसर बता दिया था कि डायनामाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, मैंने बता दिया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जब हम बात करते हैं बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो रतन जोत यानी जैट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या आपसे बात किया कि निम्न में कौन सा कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, मैंने क्या बताया था, लाइसोसोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या बात किया कि निम्नलिखित में किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। मैंने आंसर बताया था आपको क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। कोशिकाओं में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो मैंने आपको आंसर बता दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त पूछा जाए तो किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में यानी लवक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से होता है उसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया आंसर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या बात किया कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है, प्रतिकृति बनाना। यानी जो कॉपी होती है, फोटो कॉपी होती है, इसका निर्माण कौन कराता है, आरएनए कराता है। टेम्पलेट फॉर्मेशन भी करता है। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं किसमें पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या बात किया कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, हरगोबिंद सिंह खुराना जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी होता है, तो आनुवांशिक लक्षण है तो कौन उत्तरदायी होगा, डीएनए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विषाणु में निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं होती, तो कौन सी विशेषता नहीं होती, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। और लास्ट क्वेश्चन जिसमें मैंने आपसे क्या बात किया कि विषाणुओं में होता है या तो आरएनए या तो डीएनए। तो इसी के साथ आज का हम लोग जो सेशन था हमने अच्छे से समझाया, और आप उम्मीद है आपसे आशा करते हैं कि आप सबको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सबसे यही एक निवेदन रहेगा कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।